हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हर्षिता राय आपके सामने आज का 27 जून का एडिटोरियल लेके हूँ। ये जनसत्ता का एडिटोरियल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका एडिटोरियल का, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको आपके करंट अफेयर्स के लिए भी काफ़ी कुछ मैटर मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। चैनल पे ज़रूर जाइएगा, विजिट करिएगा, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा मैं वहाँ पे इंग्लिश चैनल, इंग्लिश जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके भी जो पीडीएफ हैं वो भी अपलोड करती हूँ। तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। तो एडिटोरियल देख लेते हैं। ये एडिटोरियल हम आज पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये जो पूर्व हमारे वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जी, ये उनका एक लेख है जो सरकारी डिसीजंस हुए हैं अभी पिछले 2 वर्षों में लॉकडाउन में, और उन डिसीजंस का क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ है जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं या जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इन सब पे, या जो सर्विस सेक्टर है वो भी किस तरीके से अफेक्ट हुए हैं उस बारे में है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक है ये विज्ञान की बुनियाद, बुनियाद यानी नींव। तो किस तरीके से विज्ञान, जो मतलब इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो भारत है अभी इस समय, अगर वैज्ञानिक दवा, अगर कोरोना की दवा खोज देता है, क्योंकि सभी लोग, अभी भी सिर्फ दवा थोड़ी आई है, अभी तो वैक्सीन आई है कोरोना की कि आप उससे बच सकते हो, पर अगर आप दवा खोज लेते हो, इस समय कोई भी देश खोजता है, भारत ही नहीं कोई भी देश अगर खोजता है, तो वो एक क्रांतिकारी कदम होगा और विज्ञान पर लोगों का जो भरोसा है वो और बढ़ जाएगा। ये वाली चीज़ है। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। विपक्षी लामबंदी के मायने। लामबंदी का मतलब होता है, ये लामबंदी यानी गुटबाजी, जो कई लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं ना, वो। तो ये है तवलीन सिंह का। इन्होंने ये बताया है कि कैसे इस समय जो विपक्ष रणनीति बना रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो विपक्ष है उसकी रणनीति यही रही है कि जनता के सामने ये साबित करना कि मोदी बेकार है, मोदी बेकार है। वो खुद जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते। वो खुद कहते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं ताकि मोदी जी को हरा सके, जनता से कोई मतलब नहीं। तो इस पे उन्होंने अपना एक पक्ष रखा है, क्योंकि क्या है कि डेमोक्रेसी के, एक बेहतर डेमोक्रेसी जो होती है ना, उसके लिए आपको सत्ता तो अच्छी जो संभाल रहा है वो होनी ही चाहिए, विपक्ष भी ताकतवर होना चाहिए। जब विपक्ष ताकतवर होता है तो सत्ता भी अच्छे से काम करती है। ठीक है, तो इस पे उनके व्यूज़ हैं, ये आप लोग पढ़िएगा। फिर है एक भय का बाजार। कैसे जो अभी थर्ड वेव अभी आई नहीं है या जैसे भी है, तो उसके बारे में कैसे या किसी भी तरह, केवल थर्ड वेव ही नहीं और भी चीज़ों के बारे में कैसे जो मीडिया है ना, वो उल्टी सीधी अगर अफवाहें, मतलब थोड़ी सी चीज़ों को, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में मीटिंग हुई थी पीएम की, तो उस मीटिंग में ये लोग इतना बड़ा बना दिए थे कि मीटिंग हो रही है, फाइनल स्टेप है, और एक्चुअल वो मीटिंग जो थी वो अभी जो भी निकले वहाँ से मीटिंग करके, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ, वो कहे कि हाँ ठीक है, एक सकारात्मक कदम है, लोगों का अपना अपना नज़रिया है जो सबने शेयर किया। तो वो चीज़ें हैं कि किस तरीके से ये लोग भय का बाजार बनाते हैं मीडिया वाले। तो ये भी आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। और आइए हम लोगों को जो आज पढ़ना है अपना, उस पे चलते हैं। सबसे बुरी मार उद्योगों पर, उद्यमों पर। उद्यम यानी जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं इन पर। चंद अरबपति, चंद यानी कुछ, अरबपति पता ही है जो मिलियनेयर हैं, जैसे मुकेश अंबानी हुए और अडानी वगैरह हुए, ये इन्हें छोड़ दें, अगर इनकी बात ना करें तो वैश्विक महामारी ने हर एक को प्रभावित किया है। हर एक, हर प्लस एक, हर एक व्यक्ति को प्रभावित किया है, अफेक्ट किया है। जब तब होती रही पूर्णबंदी, पूर्णबंदी यानी कंप्लीट लॉकडाउन। ठीक है, तो जब तक होती रही पूर्णबंदी ने चीज़ों के उत्पादन, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, और आपूर्ति सप्लाई, तथा सेवाओं को बुरी तरह बाधित किया है। सेवाएं जैसे, अब जैसे कब से स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो जो टीचिंग है वो क्या है, एक सेवा ही तो है, सर्विस सेक्टर ही तो है। तो इनको बुरी तरीके से बाधित किया है, मतलब इनको बुरी तरीके से रोका है। नौकरियां जाती रही हैं भाई, जब लोग उत्पादन नहीं उतना हो रहा है, वितरण नहीं हो रहा है, उतना इनकम कमा नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर तो नौकरियां जाती रहेंगी ना। उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, गरीब, असहाय, यानी हर तबके के हर परिवार को किसी न किसी रूप में मार झेलनी पड़ी है। चाहे वो उच्च वर्ग हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, असहाय हो, हर तबका, तबका यानी वर्ग, इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना क्लास, किस मतलब क्या क्लास है तुम्हारी, इट्स काइंड ऑफ दैट, कि वर्ग,
कि हर परिवार को किसी न किसी रूप में मार झेलनी पड़ी है। मार झेलना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है कि क्या कहते हैं, नुकसान झेलना पड़ा है, किस कष्ट हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान झेलना पड़ा है, उस सेंस में है। इस पूरे खौफनाक दौर में, खौफनाक यानी बहुत डरावना दौर समय में मैंने यानी किसने, अब बात किसकी हो, कौन कर रहा है, चिदम्बरम जी, तो वो कह रहे हैं कि मैंने कृषि, सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों इंडस्ट्रीज और सेवा क्षेत्र की किस्मत पर नजर रखी है कि इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। इस पूरे दौर में मैंने यही सोचा है, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसी में काम करते हैं। अब हर कोई थोड़ा इंडस्ट्री खोल के बैठ जा रहा है कि नहीं? तो ज़्यादातर जो हमारी जनसंख्या है वो कहाँ काम करती है, इन्हीं क्षेत्रों में काम करती है। अब ये आगे बात करते हैं एमएसएमई पर। ओके, तो यह लेख एमएसएमई पर केंद्रित है। इनका जो ये लेख है ये एमएसएमई पर केंद्रित है, यानी एमएसएमई इसके सेंटर में है। एमएसएमई को ये ध्यान देकर, मुख्य बिंदु बनाकर ये बात कर रहे हैं। अखबारों ने एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी यानी सीनियर बैंक ऑफिशियल के बयान पर, उनके स्टेटमेंट पर खबर छापी है। किसने? अखबारों ने, जिसमें कहा गया है कि एमएसएमई और कुटीर उद्योग, एमएसएमई आपको पता ही है, कुटीर उद्योग जो छोटे मोटे हथकरघे वाले जो धंधे होते थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इन पे सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव इन्हीं पर पड़ा है। ये किसका कथन है? एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी का। और अप्रैल तथा मई में 60% एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिएगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको कल बताऊंगी। एनपीए एमएसएमई की तरफ से बढ़ा है, ठीक है? तो एमएसएमई की तरफ से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 60% यानी 7% तक बढ़ गया है, यानी पहले के मुकाबले दोगुना। पहले एनपीए था 30, अभी एनपीए है 60, ठीक है? रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रिटेलर्स क्या है? जो खुदरा व्यापारी होते हैं ना, रिटेल खुदरा व्यापारी, वो तो उनकी जो एसोसिएशन है ने investigating.com को बताया, ये कोई तरीके का चैनल है, वेबसाइट होगी, इनको बताया कि मई 2019 के मुकाबले मई 2021 में 79% 79 यानी 79% जो बिक्री यानी परचेज है वो कम हो गई है, ठीक है? सेलिंग और परचेजिंग वो कम हो गई है। मैंने एक व्यापक फ़ोन सर्वे, व्यापक यानी बहुत बड़ा जो एक फ़ोन सर्वे किया गया था, फ़ोन पर लोगों की राय ली गई थी, तो एक बड़े फ़ोन सर्वे के आधार पर ज़मीनी स्तर पर इन तथ्यों की पुष्टि कराने के लिए, ज़मीनी स्तर यानी ग्राउंड लेवल पर, यानी एक्चुअल जो बयान है उनके आधार पर इन तथ्यों की, ये जो फैक्ट्स आ रहे हैं ना, इन तथ्यों की पुष्टि कराने यानी सत्यता की इनकी जांच कराने, ये कितने सत्य हैं, पुष्टि कराने का फैसला किया। इन्होंने सोचा कि अब मैं इन तथ्यों की पुष्टि कराऊंगा, जो भी ये फैक्ट्स हैं इनको मैं जचवाऊंगा कि ये सही है कि नहीं। इसके लिए मैंने किसने? वही पी चिदम्बरम जी ने तिरुचिरापल्ली रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज एंड साइंस टेक्नोलॉजी के श्री जहावाहर और उनकी टीम की सेवाएं ली। तिरुचिरापल्ली कहाँ है आपने बताना है कमेंट में, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगी। और अभी तिरुचिरापल्ली में और भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी जीए आपके माइंड में आ रहा हो आप मुझे बताइएगा, वरना मैं कल के सेशन में बताऊंगी सारा कुछ। ओके, पर कोशिश करिएगा आप खोजिए, इससे आपकी जीए तैयार होगी। तो वहाँ का जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे इन्होंने श्री जवाहर और उनकी टीम से इन्होंने संपर्क किया, उनकी सेवा ली। उन्होंने इसके लिए तमिलनाडु के एमएसएमई एसोसिएशन और उद्यम से जुड़े उद्योगों को शामिल किया। अब जो तमिलनाडु की एमएसएमई एसोसिएशन है, उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे जुड़े जो भी हैं उद्योग, उनको शामिल किया। उन्होंने 12 सवाल पूछे, 12 सवाल इस टीम ने पूछे। इस सर्वे में 2029 प्रतिभागियों ने जवाब दिए, इतने लोगों ने जवाब भी दिए इस टीम को। और इस सर्वे के नतीजे उससे भी ज़्यादा बदतर आए। बदतर यानी और वर्स्ट जो कहते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, वर्स्ट, तो बद से बद मतलब बुरे से बुरा, एकदम बुरा आया। जो वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने अपने बयान में या आरएआई ने अपनी रिपोर्ट में बताए थे।
मतलब जो वरिष्ठ वैज्ञानिक जो वरिष्ठ बैंक अधिकारी था उसका जो बयान था कि 60% हो गया है, या जो रिटेलर्स एसोसिएशन ने कहा था कि जो परचेजिंग और सेलिंग है वो 89% गिर गई है, इससे भी बुरा नतीजा आया। और ये नतीजे वित्त मंत्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार के दफ्तर की खिड़कियों से नजर आने वाली हरी भरी तस्वीरों से एकदम अलग थे। अब जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, या जो चीफ हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने जो बताया है उससे उनके खिड़कियों से नजर आने वाली हरी भरी तस्वीरों का मतलब कि जो उनके खिड़की जो उन्होंने जो दिखाया है कि हाँ ठीक है हमारी इकोनॉमी ऐसी है, अभी ऐसी चल रही है, ऐसे हो जाएगी, इससे ये नतीजे बिल्कुल अलग है। ठीक है, जो ये सर्वे हुआ इसके नतीजे बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ मैं 12 सवालों के जवाब को संक्षिप्त रूप में रख रहा हूँ। तो जो 12 क्वेश्चंस थे और उनके जो आंसर्स थे वो ये यहाँ पे रख रहे हैं। 2029 में एक में से 1994 प्रतिभागियों ने बताया कि 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में उनकी बिक्री घट गई है। तो देखिए 2029 से 1994 मतलब लगभग 90%, हाँ ना, 90% से ज़्यादा ही। तो उन्होंने बताया क्या कि उनकी बिक्री जो है वो घट गई है 2020-21 में। ठीक, 441 प्रतिभागियों ने 25%, 375 ने 26 से 50% और 787 ने 50% से ज़्यादा बिक्री घटने की बात की है। अब इसमें भी ये जो 1994 हैं, हाँ, इनमें भी अब अलग अलग करें तो 441 ने कहा कि 25% वो 25% जो उनकी बिक्री है वो घटी है। 375 ने 26 से 50 के बिटवीन और 787 ने 50% से ज़्यादा बिक्री घटने की बात की है। ठीक है, तो इनको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। 291 एमएसएमई पूरी तरह बंद हो गए थे। 291 ऐसे भी एमएसएमई थे जो बिल्कुल बंद हो गए थे, उनको अपना प्रोडक्शन यूनिट ही बंद करना पड़ा। 441 प्रतिभागियों ने 25%, 375%, सॉरी ये तो हो चुका था ना। जैसा कि उम्मीद की जा सकती है 91% उद्यमियों को 2020-21 में घाटा हुआ। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हाँ, जो भी ये इस फील्ड में है, इनको 2020-21 में 91% का घाटा हुआ। 90% मामलों में 10 लाख रुपए तक का घाटा हुआ। और इसमें से जो 90% हैं इनको जो घाटा हुआ है वो उसकी लिमिट ये बता रहे हैं 10 लाख तक की। ठीक है, 400 प्रतिभागियों ने बताया कि उन्होंने अपने पैसे से ही घाटे की भरपाई की। 285 ने परिसंपत्तियां बेचकर। अब जो ये घाटा हुआ है इसमें से 400 लोगों ने ये कहा कि हम लोगों ने अपना, हमारे पास जो पैसा था, जो सेविंग था, उससे हमने घाटे को पूरा किया, घाटे की भरपाई किया, यानी घाटे को पूरा किया है, हाँ, चुकाया है जो भी कर्ज वर्ज था। 285 ने परिसंपत्तियां बेचकर, उनके पास जो कुछ संपत्ति थी, जमीन जायदाद, उसको बेचकर चुकाया है अपना कर्जा। 694 ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कर्ज लेकर घाटा पूरा किया। 694 लोग ऐसे हैं जो बैंक से यानी या NBFC से, इनसे कर्ज लेके अपना घाटा पूरा किए हैं। और 641 लोगों ने अन्य स्रोतों से पैसा जुटाकर नुकसान भरा। अन्य स्रोत जैसे मान लो महाजनों, साहूकारों से लिया होगा पैसा, किसी अपने रिश्तेदार से लिया होगा, ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसे जीवन रेखा और आत्मनिर्भरता के रास्ते के रूप में पेश किया गया, उससे सिर्फ 694 उद्यमियों की मदद हो पाई जिन्होंने उधार लिया था। ये स्कीम है गवर्नमेंट की, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम, हाँ, जिसे उन्होंने कोरोना के दौर में शुरू किया है कि इससे जो जीवन रेखा और आत्मनिर्भरता का ये रास्ता है, इससे लोग पैसे लेके और अपना नुकसान पूरा करके अपने जो भी बिजनेस है उनको चला पाएंगे। तो इस रास्ते से सिर्फ 694 की ही मदद हो पाई। हाँ, आगे आते हैं, छठा सवाल था ये सवाल कि 1 अप्रैल 2021 से क्या आपका कारोबार या इकाई चल रही है। 1945 में से 852 प्रतिभागियों यानी 44% ने जवाब में कहा नहीं। 1 अप्रैल से जब पूछा गया कि क्या आपकी जो आपका कारोबार है वो 1 अप्रैल 2021 से चल रहा है, तो उसमें भी 44% लोगों का जवाब नहीं था, है ना। जबकि
195 यानी सिर्फ 10% लोगों ने कहा कि पूरी क्षमता के साथ हमारा कारोबार अब चलने लगा है। ठीक है, अब और आगे आ जाते हैं। बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई हैं। जिन 1266 वो 66 प्रतिभागियों ने 266 यानी 1266 प्रतिभागी यानी जो लोग इस सर्वे में हिस्सा लिए थे, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। उनमें से 26% ने महामारी वर्ष 2020-21 में वेतन मजदूरी में कटौती की थी। 33% ने कर्मचारियों को घर बैठा दिया था। 23% ने कर्मचारियों की छटनी कर दी थी और 18% ने ये सारे कदम उठाए थे। इसका मतलब क्या है कि 26% जो लोग थे, इन्होंने अपने मजदूरों का वेतन काटा था। 33% ने कर्मचारियों को निकाल दिया था और 23% ऐसे थे जिन्होंने जो कर्मचारियों को निकाला भी था और जो बचे हुए थे उनका वेतन भी काटा था। रोजगार को लेकर जो नतीजे देखने को मिले उनका पहले से अनुमान लगाया जा सकता था। ये जो नतीजे मिले हैं इतने बुरे, इनका पहले से ही हम लोगों को अनुमान होना चाहिए था। 1783 में से 1200 उद्यमियों यानी लगभग 67% ने 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में थोड़े से लोगों को रोजगार दिया। मतलब जितना इन्होंने रोजगार छीना था उससे बहुत कम रोजगार दिया है। ज्यादातर ने किसी भी नए को काम पर नहीं रखा। किसी नए व्यक्ति को काम पर किसी ने रखा ही नहीं। ज्यादातर ने, उन्होंने जो पुराने लोग अपने निकाले थे उन्हीं को वापस से उसमें से कुछ को बुला लिया। ठीक है, 2020-21 में बड़े पैमाने पर नौकरियां गईं, यह एक तथ्य है। यह सत्य है कि 2020-21 में बहुत बड़े पैमाने पर नौकरियां गई हैं। एमएसएमई में ज़्यादातर सूक्ष्म और लघु उद्योगों ने 20 या इससे कम लोगों को रोजगार दिया। एमएसएमईज में 15-20 10 ऐसे, मतलब 10-15-20 ऐसे लोगों को रोजगार दिया गया है। 1134 प्रतिभागियों में से 64% जिनके पास 2020-21 में थोड़े से कर्मचारी थे, ये बताया कि उनके यहाँ 5 लोगों तक की नौकरी गई है और 23% ने 6 से 10 लोगों के रोजगार जाने की बात की है। तो वो लोग जिनके पास थोड़े से जो क्या कहते कर्मचारी थे, तो उन्होंने बताया कि उसमें जो 64% थे उनने कहा कि हमारे यहाँ 5 लोगों तक की नौकरी गई है और जो 23% थे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 10 से 15 लोगों तक की जो नौकरी है वो गई है। ठीक है, अगर रोजगार खोने वालों का औसत यानी एवरेज 5 भी माने, मतलब हम ये भी मान लें कि 5 लोग हर कंपनी से 5 लोग जो है वो रोजगार खो रहे हैं और इसे लाखों उद्योगों से गुणा कर दे तो देश की बेरोजगारी की भयावह स्थिति, भयावह यानी डरावना, बहुत डरावना, भयावह स्थिति की असली तस्वीर सामने आ जाएगी। अगर आप ये मान लो कि जितने भी उद्योग हैं हमारे देश में उसमें से सिर्फ 5 लोग बेरोजगार हुए हैं और सोचो कि हमारे देश में कितने उद्योग हैं, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो कि जो 5 लोग हैं और जितने उद्योग हैं इनका मल्टीप्लाई करो, क्या ही बेरोजगारी की स्थिति हो जाएगी, है कि नहीं। 2021-22 में क्या रोजगार की स्थिति सुधरी है? 10वां क्वेश्चन ये था कि क्या 2021-22 में रोजगार की स्थिति सुधरी है। इस सवाल के जवाब में 1253 प्रतिभागियों में से 50% ने बताया कि सारे या फिर कुछ कर्मचारियों को फिर से काम पर रख लिया गया है। तो जो 1253 प्रतिभागी हैं उसमें से 50% ने कहा कि सारे या कुछ कर्मचारियों को फिर से काम पर रख लिया गया है, जबकि 50% ने ये कहा कि हमारे यहाँ एक कर्मचारी भी काम पर नहीं लौटा है। ठीक है, यानी ये रोजगार की स्थिति है। कुछ ने तो जो 50% है उन्होंने हो सकता है मान लो अगर 10 निकाले थे तो 5 बुला लिए, कुछ ने 10 के 10 बुला लिए, लेकिन 50% ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10 निकाले थे और उन्होंने एक भी नहीं वापस बुलाए हैं 2021-22 में। 2020-21 में बंद हुए 1510 उद्योगों में से सिर्फ 474 यानी 31% फिर से खुले ही नहीं और 828 यानी 55% आंशिक रूप से खुले। अगर इतने उद्योग जो हैं ये बंद हुए थे 2020-21 में से, तो इसमें से 470 खुले ही नहीं, मतलब ये बंद ही हो गए परमानेंट, और 828 जो है ये 55% आंशिक रूप, आंशिक यानी कि क्या कहते हैं उसको, हाँ कुछ अंश कह लीजिए कि थोड़े बहुत खुले, मतलब थोड़े बहुत
कर्मचारियों के साथ खुले। वो जो कह रहे थे ना कि एक आंशिक लॉकडाउन होता है, जैसे कि कुछ चीज़ों पे रोक होगी कुछ पे नहीं होगी, जैसे वो वाला चीज़। हम्म। तो ये वाली चीज़, ठीक है। फिर सिर्फ 212 यानी 64% उद्योग ही पूर्ण रूप से खुल पाए। केवल 64% उद्योग ही ऐसे थे जो पूरे तरीके से खुल पाए। जो 1349 उनचास 1349 49 हाँ उद्योग इस वक्त बंद पड़े हैं। ये उद्योग जो अभी बंद है उनमें से 800 यानी 59% को दोबारा खुलने का भरोसा था। उसमें से 800 यानी 59% ये सोच रहे थे कि हम फिर से खुल जाएंगे। दूसरी ओर 72 यानी 5% ने कारोबार स्थायी रूप से बंद कर देने की बात की। उन्होंने कहा कि अब हम कारोबार नहीं कर पाएंगे, अब हम बंद ही कर देंगे। 477 उद्योगों के फिर से खुलने को लेकर कोई भरोसा नहीं है, और अगर खोलेंगे भी तो छोटे पैमाने पर। 477 उद्योग ऐसे हैं कि अब उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो खुलेंगे कि नहीं, और अगर खुलते भी हैं तो जिस पैमाने पे वो काम करते थे उस पैमाने पे अब नहीं काम कर पाएंगे, काफ़ी छोटे स्तर पे। ठीक है, तो ये इन्होंने एक लिंक दिया है कि इस पे अब जब जाएंगे आप तो इस पे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा जो ये सर्वे हुआ है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं बेपरवाह सरकार। यह स्पष्ट है कि एमएसएमई को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए व्यवहारिक रूप से सरकार ने कुछ नहीं किया। मतलब प्रैक्टिकली सरकार ने एमएसएमई को आत्मनिर्भर करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए इस महामारी के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया प्रैक्टिकलिटी में। ECLGS ने 3 लाख करोड़ रुपए की गारंटी दी है। ठीक है, एमएसएमई को यह भरोसा दिया था कि इस योजना में 3 लाख करोड़ तक की चूक को सरकारी गारंटी मिलेगी। अगर 3 लाख करोड़ तक की कोई गड़बड़ी है तो उसको सरकारी गारंटी मिलेगी। इसलिए यह माना गया कि अगर एनपीए का स्तर सामान्य से उच्च स्तर रहता है यानी 25% रहता है, जो कि 10% नॉर्मल रहता है, तो यह 12 से 30 लाख करोड़ हो जाएगी। तो जो ये 12 मतलब 30 लाख करोड़ ये हो जाती। ठीक है, 12 से। इस छल का पर्दाफाश तब हुआ, छल यानी कि धोखेबाजी, ये जो फ्रॉड चल रहा था इसका पर्दाफाश यानी इसकी सच्चाई तब सामने आई जब सरकार ने यह स्पष्ट किया कि इस योजना की कुल रकम ही 3 लाख करोड़ है। अब ये 30 लाख करोड़ हो जाती, और इन्होंने जो ये योजना बनाई थी ECLGS, इसका जो कुल बजट था वो ही 3 लाख करोड़ था। आप सोचो, लोगों को 30 लाख की ज़रूरत है, उनको मिल रहे हैं 3 लाख, क्या ही फ़ायदा हो रहा है वो। एमएसएमई की बैलेंस शीट को देखते हुए बैंकरों को 3 लाख करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के लिए जूझना पड़ गया। जूझना यानी कि एकदम संघर्ष करना पड़ गया। तो एमएसएमई की जो बैलेंस शीट थी, जो घाटा उन्होंने अक्लेम किया था वहाँ पे बैंकों में, बैंकरों को 3 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को के लिए बहुत स्ट्रगल करना कि किसको दें किसको ना दें। अभी तक इसके तहत सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए ही जारी हुए हैं, और अभी भी ये पूरे 3 लाख करोड़ नहीं जारी हुए हैं, सिर्फ 1.5 लाख करोड़ ही जारी हुए हैं। कम पूंजी, 20 से कम कर्मचारियों, कम कारोबार और कम मुनाफे के बीच महामारी ने उद्यमशीलता की भावना को मार डाला है। अब जो बिजनेस कर रहा है ना, उसके पास उसके कर्मचारी हैं पूरे, उसकी पूंजी भी, कैपिटल भी पहले से कम है, कारोबार वो पहले से कम हो रहा है उसका, और मुनाफा पहले से कम है, तो उसके अंदर अब क्या हो रहा है भाई, एक साल था फिर दूसरे साल भी यही चीज़ें हुई, तो अब उसके अंदर धीरे धीरे ये भावना मर रही है कि हमें कोई बिजनेस करना है। हाँ, वो एक जो चीज़ होती है ना कि नहीं हमें कुछ करना है, हमें बिजनेस करना है, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। उनके कारोबार ख़त्म होते गए और सरकार देखती रही। उनके कारोबार बंद होते गए जो ये व्यापारी थे, और सरकार सिर्फ देखती ही रही, मूक दर्शक बनी रही। उनके लिए आत्मनिर्वाण का रास्ता यही है। और उनके लिए आत्मनिर्वाण कह लीजिए, जैसे वो होता है ना, आपने सुना होगा बुद्ध धर्म में होता है निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति, या कह लो मुक्ति मिलना। तो उनके लिए जो स्वयं मुक्ति का रास्ता यही है। ठीक, तो ये रही आज की हमारी छोटी सी एक एडिटोरियल की वीडियो। हाँ, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब धीरे धीरे कुछ एक क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम लेवल के ना, थोड़े बहुत मिक्स क्वेश्चंस भी इस एडिटोरियल के साथ में करा दिया करूँ। जो भी आपसे मैंने जैसे एनपीए वगैरह पूछा है, आपको इसके बारे में जो भी जानकारी होगी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, अगर नहीं तो मैं कल बताऊँगी। इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करते हैं। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय एंड टेक केयर।